गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। उसकी फिफ्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट का नेक्स्ट पॉइंट आपका है अधिगम हेतु निर्धारण। इसके अंदर क्या है कि जैसे ये अपने ऑनलाइन जो क्लासें होती है वो आकलन में क्या क्या सूचना संचार तकनीकी की जो भी प्रयोग में आते हैं सामान, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इसको सुनना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। ऑनलाइन कक्षा में संचार एवं सूचना एवं संचार तकनीकी की क्या भूमिका होती है। इसके अंदर सूचना संचार का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या है। यह तकनीकी जिसमें कोई भी विषय एवं जानकारियाँ जो ब्रह्मांड में कहीं भी उपलब्ध तथा विद्यमान है तथा वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। समाज के चहुमुखी विकास के लिए सूचना एवं संप्रेषण आवश्यक तथा महत्वपूर्ण साधन है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें सूचना एवं संप्रेषण प्रक्रिया होती है। उसके प्रबंध संबंधी सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के आधारभूत साधन हैं जिसका डिज़ाइन तैयार करने उन्हें विकसित करने और उनके संचालन अथवा प्रबंध का कार्य सूचना तकनीकी से संबंधित व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। दैनिक कार्य पद्धति रेलवे, विमान, आरक्षण, बैंकिंग, बीमा, टेलीफोन, जलवायु, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, रेडियो सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने क्रांतिकारी परिवर्तन करके यह विश्वास दिलाया है कि इस नई सदी अर्थात 21वीं सदी में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का वर्चस्व होगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने आज संपूर्ण विश्व को एक विश्व गांव में परिवर्तित कर दिया है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ है कि स्वयं की भावों, विचारों, संदेशों, सूचनाओं तथा उपलब्धियों आदि को अति शीघ्र दूसरों पर प्रेषित करना। वर्तमान समाज को इस संदर्भ में को प्रभावित करने वाला सर्वप्रमुख साधन कंप्यूटर है, जिसमें निरंतर आधुनिकतम प्रणाली के विकास ने क्रांति ला दी है। इसके अंतर्गत इंटरनेट जैसी आधुनिकतम सुविधाओं ने संपूर्ण विश्व को एक सूचना एवं संप्रेषण व्यवस्था के नेटवर्क में जोड़ दिया है। बहुत सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी एक निश्चित प्रौद्योगिकी है जिसमें कंप्यूटर एवं टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही प्रकार की औद्योगिक परस्पर मिलकर सूचना संसाधन तथा संप्रेषण का कार्य करती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी 3 शब्दों का योग है। अतः जब हम सूचना तकनीकी और अवधारणा के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आकलन में सूचना और संप्रेषण तकनीकी भूमिका का अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। अब एक सेकंड पॉइंट है सूचना की अवधारणा। सूचना प्राचीन समय के एक सामान्य शब्द था जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के संदेशों तथा सीमित था। इसके शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाए तो यह अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतर है। इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी भाषा के इन्फॉर्मेशन का हिंदी रूपांतर है। इन्फॉर्मेशन का हिंदी अर्थ बताना, जानकारी, सूचना, समाचार एवं ज्ञान आदि शब्दों में लिया जाता है। सामान्य रूप से सूचना एक व्यापक संप्रत्यय है जो कि अपने
अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्ञान को समाहित किए हुए हैं। विद्वानों ने सूचना शब्द को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। सबसे पहले प्रोफेसर एस.के. दुबे के शब्दों में सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। दूसरा है श्रीमती आर.के. शर्मा के शब्दों में सूचना का संप्रेषण युक्त उस उपयोगी ज्ञान से है जो विश्व, मानव समाज तथा समस्त जीवधारियों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। सूचना का समन्वय ज्ञान से होता है। सूचना के आधार पर ही व्यक्ति का कल्याण संभव होता है। आज के युग में वैश्विक विकास का आधार सूचना है जो संपूर्ण मानव समाज को लाभान्वित करती है। अतः सूचना मानव समाज के कल्याण का प्रमुख आधार है। सूचनाओं के स्वरूप पर विचार किया जाए तो सूचनाएं प्राय विश्वसनीय वैध दिखाई देती है। इसमें वैज्ञानिकता की प्रकृति पाई जाती है। वर्तमान समय में कुछ सूचनाएं पूर्ण रूप से वैध एवं विश्वसनीय होती है, जैसे रेल प्रणाली, विमान आरक्षण, बैंकिंग सूचना, बीमा संबंधी सूचना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सूचना। ये सभी सूचनाएं विश्वसनीय वैध होती है। इसके आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण एवं नीतियों का क्रियान्वयन होता है। कुछ सूचनाएं अनुमान पर आधारित होने के कारण कभी कभी अशंकित के रूप में असत्य भी हो जाती है, जो पूर्व रूप में जैसे मौसम के बारे में बता देते ना, भयंकर बारिश होगी और ये होगा, कब कितनी बार क्या होता है, बरसात ही नहीं है। आपको ये पता लगता है पेपर के अंदर के इतनी तारीख को बहुत तेज बारिश होने वाली है और एक बूंद भी नहीं आता। कितनी बार ये क्या होता है कि सूचनाएं गलत भी हो जाती हैं। जैसे मौसम संबंधी सूचनाएं, खगोल विद्या संबंधी सूचनाओं में कभी कभी आंशिक असत्यता पाई जाती है। प्राय दैनिक कार्य प्रणाली की सूचनाएं वैध एवं विश्वसनीय होती है। वर्तमान समय में रेलवे में आरक्षण एवं विमान सेवाएं आदि में आरक्षण की सूचनाएं विश्वसनीय होती है। कभी कभी संबंधित व्यक्तियों के अवहेलनापूर्ण दायित्व को सूचना अविश्वसनीय हो जाती है, किंतु यह अपवाद के रूप में दिखाई देती है। दूसरा है संप्रेषण की अवधारणा। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण की अवधारणा। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। समाज में रहकर वह विचारों का आदान प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार, संप्रत्यय, भावनाएं, सिद्ध एवं सिद्धांत आदि होते हैं, जिनका वह दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान या विनिमय करता है। परस्पर विचारों का यह आदान प्रदान संचार अथवा संप्रेषण कहलाता है। अर्थात संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होती है। यह मानव का स्वभाव है कि वह दूसरों के विचारों को जानना चाहता है और अपने विचार प्रकट करना चाहता है। इसके लिए वह अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करता है, जैसे संकेत, भाषा, चित्र एवं प्रदर्शन आदि। मुख्य रूप से विचार के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। यह विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही इसकी परंपराएं देखने को मिलती है। आदि मानव अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करता था, क्योंकि उसके पास भाषाई शक्ति का अभाव था। जैसे मानव सभ्यता का विकास भाषा संस्कार एवं विद्वानों के द्वारा यह हुआ, पश्चाताप संप्रेषण के माध्यम से भी विकसित होने लगा। वर्तमान समय में सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कारण संप्रेषण की प्रणाली ही परिवर्तित हो गई है।
आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं और सिद्धांतों और विचारों को बिना किसी विलंब के आसानी से दूसरे व्यक्तियों को प्रेषित कर सकता है। विश्व में हुई सूचना क्रांति के संप्रेषण के महत्व एवं आवश्यकताओं में भी वृद्धि की गई है। संप्रेषण की अवधारणा केवल मानव समाज में ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। केवल माध्यम अंतर अलग अलग होता है। एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को विचारों को स्पष्ट करता है, वही पक्षी उसकी संकेत एवं चाहनाओं की भाषा को प्रस्तुत करता है। अब जैसे है ना, लेखक पाल लिंग के अनुसार उसने बताया है कि संचार या संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं और प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेह के अर्थ, उद्देश्य और उपयोग में भली भांति समझ लेता है। E.G. मेयर के शब्दों में संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संपत्तियों के दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी अवधारणा। तकनीकी का प्रायोगिक अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है। तकनीक का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियाँ। तकनीकी शब्द को प्राय मशीन या मशीन से संबंधित प्रत्ययों से जोड़ा जाता है, जबकि वह आवश्यक नहीं है कि इसका समन्वय किस मशीन से हो। तकनीकी का तात्पर्य तो किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। टेक्नोलॉजी का ग्राफ भाषा के टेक्नोलॉजी शब्द से निकला है। इसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द है टेक्सटर है। इसका अभिप्राय बुनना या निर्माण करना होता है। अतः तात्पर्य स्वरूप कहा जाता है कि वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी या तकनीकी विज्ञान है। शिक्षा शास्त्र का कोई भी अंग है, विधियाँ, प्रविधियाँ का हो अथवा उद्देश्य का हो, शिक्षण प्रणाली का हो अथवा शोषण हो, बिना तकनीकी के विवश एवं अपंग अनुभव होता है। छात्रों की चाहे शैक्षिक ज्ञान से संबंधित समस्या हो अथवा प्रयोगात्मक शिक्षण के क्षेत्र की, तकनीकी में हमें उन समस्याओं के समाधान हेतु सहायता मिलती है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, लिग्वाफोन, कंप्यूटर आदि का बढ़ता हुआ प्रयोग शिक्षा को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ना चाहता है। बिना शिक्षा के ज्ञान अपूर्ण है, ऐसा कहना भी उचित है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से शिक्षा के ज्ञान का विस्तार होता है। अब नेक्स्ट है आपका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। सूचना और संप्रेषण तकनीकी। देखो, सूचना और संप्रेषण तकनीकी के अंदर आपको जैसे सारे वो बताए ना पहले, किस किस के द्वारा अपन सूचनाएं जनता तक पहुंचा सकते हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ले सकते हैं। जैसे है सूचना और संप्रेषण तकनीकी का अर्थ स्वयं के भावों, विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं आदि को शीघ्रता से दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित करना संचार या संप्रेषण तकनीकी कहलाती है। उसके बाद इस प्रकार का संचालन करना संप्रेषण तकनीकी के अंतर आता है। अर्थात सूचना और संप्रेषण तकनीक का अर्थ उस व्यवस्था से है
जो कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बता सके। सामान्य रूप से सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख साधन दूरसंचार है एवं संप्रेषण तकनीकी को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने निम्न विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर S.K. दुर्गो के शब्दों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशल एवं संचार से जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में सहायता करती है। श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार सूचना और संप्रेषण तकनीक का आशय उन समस्त संचार साधनों के व्यावहारिक प्रयोग की ओर संकेत करता है जो मानव के कल्याण एवं आवश्यक पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब जैसे सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी एक दूसरे के संबंधित है क्योंकि सूचना में अभाव में संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कोई महत्व नहीं रहता है तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अभाव में सूचनाओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र गति से नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि संप्रेषण और सूचना तकनीकी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आकलन तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इसके अंदर आएगा कि क्या इसका आकलन किया जाए और क्या इसके बारे में बताया जाए। ये है अब है इसमें आकलन प्रणाली में भी सूचना में संप्रेषण तकनीकी की प्रक्रियाओं में से उचित प्रभावी आकलन संभव है क्योंकि परीक्षा प्रणाली के विभिन्न रूप से जो विद्यालयों में देखने को मिलते हैं उसका समस्त श्रेय सूचना और संप्रेषण तकनीकी को जाता है। यदि मूल्यांकन प्रणाली के संदर्भ में विद्वानों द्वारा विचारों को आदान प्रदान नहीं होता तो उसके गुण दोषों पर चर्चा नहीं होती। आज की वर्तमान समय में परीक्षा प्रणाली के विविध रूप दृष्टिगोचर नहीं होते। एक ही प्रकार की परीक्षा प्रणाली संपूर्ण विद्यालय में प्रचलित होती है किंतु सूचना संप्रेषण तकनीकी के साधन के विकास और सिद्धांत विचारों और परीक्षा प्रणाली को इस प्रकार बना दिया है कि उसके द्वारा छात्र की प्रत्येक गतिविधियां शैक्षिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अंदर ही आकलन के अंदर इस रूप में इसको स्पष्ट किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है वर्तमान समय में विविध परीक्षणों का स्वरूप आकलन के संदर्भ में जाना जाता है। श्रेष्ठ सूचना संप्रेषण तकनीकी को ही जाता है क्योंकि विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से हम विभिन्न परीक्षणों का ज्ञान प्राप्त करके प्रयोग करते हैं। दूसरा है आकलन की विविध प्रकार की विधियां भी वर्तमान में प्रचलित है जैसे साक्षात्कार तथा लिखित परीक्षा के साथ प्रयोगात्मक परीक्षा का भी प्रचार पाया जाता है। वर्तमान में यह माना जाता है कि 3 प्रकार की परीक्षाएं छात्र का उचित मूल्यांकन कर सकती है। इसका श्रेय भी सूचना और संप्रेषण तकनीकी को जाता है। फिर वर्तमान समय की नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक एवं अति लघुत्तरात्मक उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों का प्रसार वर्तमान समय में मूल्यांकन में प्रयोग सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से संभव होता है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में वैधता एवं विश्वसनीयता से युक्त मूल्यांकन प्रणाली का भी विकास भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा होता है। फिर वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से शिक्षकों
शिक्षकों का ज्ञान व्यापक हो गया है, इसलिए छात्रों की आवश्यकताएं उचित मूल्यांकन के लिए शिक्षकों द्वारा प्रश्न पत्रों एवं मूल्यांकन प्रणालियों का निर्माण किया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली में एक रूपता या समग्रता के दर्शन भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से होता है। अब जैसे नेक्स्ट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में विषयगत आकलन एवं मूल्यांकन प्रणाली में समग्रता का विकास ही नहीं किया, वरन संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में क्रांति उत्पन्न कर दी। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था का समकालीन एवं सांकेतिक रूप सूचना क्रांति का ही परिणाम है, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व सिमट कर एक मंच बन गया है। इस सभी विषयगत एवं मूल्यांकन संबंधी समस्याओं का समाधान संभव है। सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रक्रियाओं का संचार बहुत सरलता से होता है। इन प्रक्रियाओं में मूल्यांकन प्रक्रिया भी सम्मिलित है, जिसके छात्र उसका अवलोकन कर सकते, मतलब जो भी मूल्यांकन होता है या एग्ज़ाम होता है तो छात्र क्या करते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। और उसके बाद में वर्तमान समय में यह प्रक्रिया सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा कंप्यूटर के द्वारा और इसके बारे में बताती रहती है कि क्या कंप्यूटर। अब विद्यालय में प्राप्तांक को विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। विषयवार सभी छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण कंप्यूटर का या मोबाइल की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इसी प्रकार छात्रों के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी कंप्यूटरीकृत हो गया है, जिससे विद्यालय की प्रक्रिया सरलता से संपन्न की जा सके। वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने से गलतियों की संभावना बहुत कम हो गई है, जिसके फलस्वरूप विद्यालय प्राप्तांकों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता का प्रभाव देखा जाता है। अब कोई भी शिक्षक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर किसी भी छात्र के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। छात्र स्वयं अपनी प्राप्तांकों की जांच अपनी योग्यता का अनुमान लगा लेता है। अतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में विद्यालय प्राप्तांकों की प्रक्रिया को सरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान समय में कंप्यूटर मूल्यांकन का प्रमुख साधन बन गया है। आज अमेरिका की कोई कंपनी भारतीय इंजीनियर का साक्षात्कार लेना चाहती है तो उस कंपनी के व्यक्ति को अमेरिका से भारत आने की आवश्यकता नहीं है और न ही उस व्यक्ति को अमेरिका में बुलाने की आवश्यकता है। इंटरनेट एवं कंप्यूटर के प्रयोग के माध्यम से अमेरिकी कंपनी उस व्यक्ति को इस प्रकार साक्षात्कार ले सकती है वह उसके समक्ष ही बैठा हो। इस प्रकार की व्यवस्था से ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से प्रत्येक कार्य सरलता से संभव हो जाता है। उसी प्रकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर पत्रक पर दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका ऑनलाइन मूल्यांकन। ऑनलाइन मूल्यांकन कैसे होता है? देखो, जैसे आपने ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दिए तो उसका भी ऑनलाइन ही मूल्यांकन होगा। ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था का उपयोग वर्तमान समय में व्यापक रूप से किया जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में विविध प्रकार के कौशलों का विकास संभव होता है। यदि किसी प्रतियोगी ऑनलाइन परीक्षा में किसी ऐसे
छात्र को भाग लेने के लिए कहा जाए। जिसने पहले कभी ऑनलाइन परीक्षा नहीं दी हो तो वह छात्र कम अंक प्राप्त कर पाएगा। उस उसी योग्यता एवं स्तर के छात्र को जिसने अनेक बार ऑनलाइन परीक्षा का अभ्यास किया है, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए कहा जाए तो वह अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों में यह अंतर ऑनलाइन परीक्षा के अभ्यास के कारण होता है। अतः ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था छात्रों में ऑनलाइन परीक्षाओं की योग्यता का विकास करती है। ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है। सबसे पहला है, ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था में भाग लेने से पूर्व छात्र को ऑनलाइन परीक्षा का अध्ययन विविध प्रकार की वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त होने पर उसको उस परीक्षा को देने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वह ऑनलाइन परीक्षा संबंधी सभी गतिविधियों से परिचित हो जाता है। दूसरा है, ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से छात्रों को वर्तमान समय की तकनीकी एवं कंप्यूटर को ज्ञात होता है, जो कि वर्तमान समय में प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक माना जाता है। अतः ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था वर्तमान समय की मांग है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न आउट होने की संभावनाएं नगण्य नहीं होती है। उसमें प्रश्न पत्र आउट नहीं होते हैं। प्रश्न पत्र कंप्यूटर की स्क्रीन पर होता है, मतलब इसके अंदर इसमें किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ही समय में कोड का उपयोग करके खोला जाता है। इससे ऑनलाइन मूल्यांकन में पारदर्शिता एवं शुद्धता बनी रहती है। वर्तमान समय में बैंक की परीक्षा ऑनलाइन ही संपन्न होती है। विभिन्न प्रकार के वेबसाइटों के माध्यम से छात्र स्वयं भी ऑनलाइन परीक्षा का मूल्यांकन कर सकता है। विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन हल करने पर उसको इतना अच्छा अभ्यास हो जाता है कि वह मुख्य परीक्षा में भी कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता। ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से नकल की संभावनाओं को रोका जा सकता है। इसमें प्रत्येक छात्र को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना ही प्रश्न पत्र दिखाई देता है तथा दूसरे का प्रश्न पत्र उससे पूर्णतः नहीं मिलता। अतः अभ्यर्थी एक दूसरे की नकल नहीं कर सकते। अनेक रोजगार देने वाले संस्थाएं साक्षात्कार भी ऑनलाइन देती है, जिसके माध्यम से वह छात्रों को उत्तर देने की शैली तथा किसी बिंदु पर उसके विचार जान लेती है। इसके लिए उनका समय बच जाता है। देश से विदेशी कंपनियों में साक्षात्कार देने के लिए अधिक समय व्यय होता है तथा धन भी व्यय होता है, परंतु ऑनलाइन साक्षात्कार में समय एवं धन दोनों ही बचत होती है। ऑनलाइन परीक्षा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करती है। इसमें दूर के क्षेत्र में फैले हुए छात्र कंप्यूटर के माध्यम से अपनी परीक्षा दे सकते हैं और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा दोनों ही ऑनलाइन संपन्न होती है। ऑनलाइन परीक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी सरल एवं पारदर्शी होती है। इसमें परीक्षा के पश्चात उसकी उत्तरमाला इंटरनेट पर डाल दी जाती है, जिससे छात्र अपने प्रश्नों के उत्तर जांच कर सके तथा इन प्रश्न पत्रों की जांच में भी इसमें अधिक समय नहीं लगता। अतः इस प्रयोग
इस प्रयोग से माना जाता है कि ऑनलाइन मूल्यांकन के माध्यम से श्रम की बचत होती है। उत्तर पत्रों की जांच करने में तथा उनको केंद्रों तक ले जाने में अधिक समय लगता है, परंतु ऑनलाइन मूल्यांकन में इन सभी श्रम संबंधी कार्यों से मुक्ति मिल जाती है। ऑनलाइन मूल्यांकन कम श्रम में कम समय में प्रभावी एवं उपयोगी रूप में संपन्न होता है। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आधुनिक युग की विश्वस्तरीय तकनीकी परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली से परिचित कराना है। अनेक देशों की परीक्षा प्रणाली एवं उनके मूल्यांकन को ऑनलाइन देखा जा सकता है। छात्रों द्वारा परीक्षाओं का अभ्यास किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप छात्र विश्वस्तरीय परीक्षाओं में प्रतिभागी करके सफल हो सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में जो भी बच्चे काम लेते हैं वह आराम से दे सकते हैं और ऑनलाइन परीक्षाएं दे देते हैं। ऑनलाइन परीक्षा मूल्यांकन के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि किस तरह से उनको ये परीक्षाएं देनी है और उसके बारे में वेबसाइट छात्रों को प्रदान कर दी जाती है। और जैसे बैंक में SSC की आदि प्रतियोगिता होती है वे सभी इसमें बता दी जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि परीक्षा से विद्यालय आधारित आकलन की पृथकता होती है। ऑनलाइन से जो भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं वह इस कॉलेज में स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे पृथक होते हैं और वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। और उसके अंदर थोड़ा सा ऑनलाइन बच्चों को समझना जरूर पड़ता है और इसके उपयोग की व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से आपके ऑनलाइन परीक्षा का ये टॉपिक फिनिश हुआ। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आकलन को परीक्षा से पृथक करने के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। ये मैं आपको नेक्स्ट अगली बार पढ़ाऊँगी और उसमें आपको बताऊँगी कि कैसे आपको इसकी परीक्षाएं लेनी है और क्या करना है। और बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे से आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसे अच्छी तरह से देखना है। थैंक यू।